किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ है? किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ है? राजस्थानी शैली में, पहाड़ी शैली में, कंपनी शैली में या मुगल शैली में? किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत में हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा हुआ है? विकल्प है आपके पास राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली या मुगल शैली। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में रेत में वो तेजी से चल पाते हैं, इसलिए राजस्थान के लोग ऊंट का पालन करते हैं। और राजस्थानी शैली में ऊंट का अंकन खूब देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य का अर्थ है समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित या आकृति में समानता। सादृश्य क्या है साथियों? षडंग का एक अंग है। सादृश्यता क्या है? षडंग का एक अंग है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो सादृश्यता क्या है? षडंग का एक भाग है। सादृश्यता का मतलब होता है कि जिस चीज का आप चित्र बनाते हो वैसी आकृति दिखे। हाँ, आप राम को बना रहे हो तो राम ही लगे, वो शंकर ना दिखने लगे, ठीक है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? आकृति में समानता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आकृति में समानता। आकृति में समानता। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से द्विआयामी कला है, निम्नलिखित में से द्विआयामी कला है, मुद्रण, चित्रण, ग्राफिक या इनमें से सभी? बताइए, निम्नलिखित में से द्विआयामी कला है। द्विआयामी मतलब जो 2D धरातल पर, द्विविमीय धरातल पर बनाई जाती हो। अब देखेंगे, मुद्रण भी 2D पर ही होता है, चित्रण भी 2D पर ही होता है और ग्राफिक कला भी 2D धरातल पर ही होता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी, ठीक है ना। इनमें से सभी, ये सभी कलाएं 2D है, ठीक है ना। मुद्रण कभी 3D नहीं होता है। हाँ, वो हमेशा क्या होता है? एक लंबाई और चौड़ाई में ही होता है, यानी कि द्विविमीय में, यानी कि 2 आयाम में ही देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। हाँ, ऑप्शन डी सही होगा। चलो, प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? मृगी, कमलकली, बादामी या खंजन? प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? खंजन, ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? कम नहीं, कब होना चाहिए? कब उत्पन्न होती है सक्रियता? कब उत्पन्न होती है? अंतराल को भर देने से, केवल एक बिंदी रख देने से, किसी स्थान पर कुछ आकृति बना देने से, या इसका अगला विकल्प यहां पर लिखा हुआ है रंगों और रेखाओं के कुशल प्रयोग से? तो बताइए आप।
सवाल है किसी शून्य अंतराल में, किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? सक्रियता कब उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक बिंदी रख देने से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। केवल एक बिंदी रख, जैसे ये यहां पर इस बीच में कोई आकृति नहीं है, हाँ, ये क्या है? शून्य अंतराल है। अगर यहां पर एक बिंदी रख देंगे तो सक्रियता उत्पन्न हो जाएगी, हाँ, सक्रियता उत्पन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? वात्स्यायन, भरत मुनि, आनंद कुमार या यशोधर पंडित? भारतीय चित्रकला के षडांग। भारतीय चित्रकला के षडांग। भारतीय चित्रकला के षडांग। तो साथियों, वात्स्यायन का प्रसिद्ध कृति क्या है? कामसूत्र। कामसूत्र। और इसी पर एक टीका लिखा था जय मंगला के नाम से। किसके नाम से? जय मंगला के नाम से। और किसने लिखा था? यशोधर पंडित ने लिखा था। और इसी जय मंगला में षडांग का वर्णन है। किसका? षडांग का वर्णन है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र, जिसको पांचवा वेद कहा जाता है। आनंद कुमार स्वामी ने तो कई पुस्तकें लिखी हैं। राजपूत पेंटिंग इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखेंगे, ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? अनिश्चय, संक्रमण, अनिश्चय, संक्रमण, पतन या महत्वाकांक्षा? ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? हाँ, बड़ा सिंपल है, महत्वाकांक्षा का भाव, ठीक है ना। तो ऊपर जो रेखाएं जाती हैं वो महत्वाकांक्षा का, विकास का भाव, हाँ, उत्थान का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं, भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं, भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं फ्रेस्को, टेम्परा, गैसो या म्यूरल? भित्ति पर चित्रित, भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं, भित्ति क्या है? दीवार, दीवार का पर्यायवाची होता है भित्ति। तो उस पर जो कोई चित्र बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, म्यूरल कहा जाता है उसे, म्यूरल। हाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, म्यूरल। म्यूरल। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कंपनी पेंटिंग क्या है? कंपनी पेंटिंग क्या है? यथार्थवादी पेंटिंग है, लघु चित्रकला है, भित्ति चित्र है या अमूर्त चित्रकला है? कंपनी पेंटिंग क्या है? कंपनी पेंटिंग क्या है? कंपनी पेंटिंग क्या है? अब यहां पर ये लघु चित्रकला विकल्प में नहीं होना चाहिए था,
क्योंकि लघु चित्रकला तो वही है, ऑब्वियस सी बात है कि वो लघु चित्रकला है। हाँ, कोई भी चित्र जो छोटे आकार में बनाया जाए उसको लघु चित्रकला ही कहते हैं। तो कंपनी पेंटिंग भी एक तरीके से लघु चित्रकला है। लेकिन यहाँ पर सवाल का अर्थ है कि उसकी विशेषता क्या है, उसके आधार पर यह सवाल बनाया गया है और ये विकल्प यहाँ पर सूट नहीं करता है। तो इस विकल्प को आप छोड़ दीजिए, 3 विकल्प में बताइए। यथार्थवादी, अमूर्त चित्रकला या भित्ति चित्र? बी को मैंने हटा दिया है विकल्प से, क्योंकि कोई भी पेंटिंग अगर छोटे कैनवास पर बनाया जा रहा है, छोटे से कागज पर बनाया जा रहा है, हाँ, या लकड़ी पर, छोटे से लकड़ी पर बनाया जा रहा है, कहीं पर बनाया जा रहा है, तो लघु चित्रकला ही कहा जाएगा। ताड़पत्र पर बनाया जा रहा है, हाँ, अगर इसको हटा देंगे तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्योंकि कंपनी पेंटिंग साथियों किसके द्वारा प्रेरित था? यूरोपीय जो अधिकारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके द्वारा। और आपको पता है कि यूरोप में यथार्थवादी कला का जो है प्रचार बहुत तेजी से हो रहा था, यथार्थवादी पेंटिंग का बोलबाला था। और जो भारतीय पेंटिंग थी उसमें यथार्थवाद नहीं था, उसमें आत्मवाद था, भाववाद था। हाँ, तो इसीलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यथार्थवादी पेंटिंग। चलिए, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? बताइए। रस्किन ने, प्लेटो ने, क्रोचे ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ये किसका है साथियों? रस्किन का है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? रस्किन का है। रस्किन। हाँ, और कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगर ये पूछे कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। लेकिन कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? रस्किन का है। तो इस सवाल का सही आंसर रस्किन होगा। हाँ, रस्किन। भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्यता, लावण्य योजना, प्रमाण या वर्णिका भंग? सादृश्यता का मतलब क्या होता है? जो आप बना रहे हो वो हूबहू दिखता हो। लावण्य योजना का मतलब कि जो आपने उसमें सुंदरता का पुट डाला है, वो लावण्य योजना होता है। वर्णिका भंग का मतलब होता है किस रंग का कहां पर प्रयोग किया जाए। जैसे पत्ती दिखाना है तो हरा हो, हाँ, पेड़ की डाली दिखानी हो तो हल्का कत्थई हो। ऐसा नहीं कि पत्ती को आपने कत्था बना दिया, पेड़ की डाली को आपने सफेद बना दिया, तो वहां पर जो है वर्णिका भंग ठीक नहीं होगा। और प्रमाण का मतलब होता है अनुपात, कि चेहरा आप बना रहे हो तो उसका वो कितना होना चाहिए, उसका माप। चेहरे के नीचे अगर गर्दन है तो उसकी माप कितनी होनी चाहिए, तो वो प्रमाण से डिसाइड होता है। अनुपात या प्रमाण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रोजर फ्राई, सर हर्बर्ट रीड, स्टेला क्रैमरिस या बी स्मिथ? मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? 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 हाँ, किसका है ये? सर हर्बर्ट रीड का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर हर्बर्ट रीड। सर हर्बर्ट रीड। आगे देखेंगे, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है, प्रमाण है, प्रकृति है या अभिव्यक्ति है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है? हाँ, अभिव्यक्ति नहीं है, प्रमाण भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, ये क्या है? अनुकृति है, अनुकरण है। ठीक है ना? ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग का, पेस्टल रंग का, तेल रंग का या एक्रिलिक रंग का? टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? कला सत्य की अनुकृति है, ये प्लेटो का है। हाँ, कला जो है सत्य की अनुकृति है, ये प्लेटो ने कहा है। कला अनुकरण है, ये अरस्तु का है। अब अनुकरण और अनुकृति, इन दोनों में बहुत बारीक सा फर्क होता है। टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? अच्छा, तेल रंग में टेम्परा का प्रयोग नहीं होता है क्या?
अच्छा, लोग अनुकृति और अनुकरण में ही कंफ्यूज हो गए। देखिए ऐसा है, अनुकरण और अनुकृति में एक बारीक सा अंतर है, थोड़ा सा। अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज से आपको सीखना है तो उसका अनुकरण करते हैं, आप उसको देखते हैं, उससे सीखते हैं, फिर वो काम करते हैं। अनुकृति का मतलब होता है हूबहू उस चीज को आपने देखा और उसको बना दिया, उसको अनुकृति कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि लिखा शब्द क्या लिखा होता है कि फला गुफा की अनुकृतियां किसने बनाई, वहां पर अनुकरण नहीं लिखा होता है, अनुकृतियां लिखी होती है। इसका मतलब कि अजंता में जो चित्र बने थे उसको सीधे उसको देख करके बिल्कुल वैसा किसने बनाया, उसी को अनुकृति कहा जाता है। और या प्रतिलिपि कहा जाता है, यानी कि फोटो कॉपी, उसी का बिल्कुल कॉपी बना दिया जाए तो उसको प्रतिलिपि कहा जाता है। ठीक है ना। अब चूंकि सवाल में क्या था कि अनुकृति लिखा हुआ था इससे पहले वाले सवाल में, और अनुकरण शब्द वहां पर नहीं था, तो उसके जगह पर अनुकृति और अनुकरण में बहुत बारीक सा अंतर है, सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात, प्लेटो ने कहा है कि कला क्या है, सत्य की अनुकृति है। कला क्या है, सत्य की अनुकृति है। कला क्या है, सत्य की अनुकृति है। और अरस्तु ने क्या कहा है कि अनुकरण है। कला क्या है, अनुकरण है। तो उसमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं है। अभी तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ना। तो देखेंगे साथियों, टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है। टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है। देखकर करना अनुकरण। अब देखिए साथियों, तैल रंग में भी टेम्परा का प्रयोग होता है। हाँ, और एक्रिलिक रंग में, एक्रिलिक क्या है, एक प्रकार का ऐसा रंग है जो आधुनिक कलाकार प्रयोग करते हैं, जल्दी सूख जाता है। हाँ, तो इसमें दोनों विकल्प सही होने चाहिए, सी और डी दोनों। पोर्ट्रेट ऑफ पैग मैंने बता दिया था, सूजा का है, एफएन सूजा का है। चलिए आगे देखेंगे, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। लेखनी, कूची, ब्रश या शैली। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। हाँ, क्या हो जाएगा, शैली। तो यहां कलम का मतलब क्या है साथियों, शैली है। शैली, कलम का अर्थ यहां पर क्या है, शैली है। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। पंचमुखी, मुखादरी, भंडारिया या लिखुनिया। हैदर अली जी कह रहे हैं मेरा पोर्ट्रेट मिला आपको। नहीं, आपने मुझे भेजा था।
अगर भेजा हो तो आप मुझे भी एक मैसेज और कर देना व्हाट्सएप पर, हेलो हाय लिख देना, ऊपर आ जाएगा तो मैं देख लूंगा। असल में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं तो कई बार नहीं देखा जाता, 500-600 तो हमेशा पड़े रहते हैं, तो उसमें कुछ जरूरी वाले भी छिप जाते हैं। हाँ, मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य कहाँ से प्राप्त होता है? मिर्जापुर पहाड़ी साथियों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, कालीन भैया का इलाका है, उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर। और सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज इसी क्षेत्र में हुई थी। सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज इसी क्षेत्र में हुई थी। लगभग 100 गुफाएं यहां से प्राप्त होती हैं, 100 गुफाएं लगभग यहां से प्राप्त होती हैं। हाँ। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में है? लिखुनिया में। हाँ, लिखुनिया। लिखुनिया। अच्छा, कमलेश कुमार जी लिखुनिया के पास में ही कहीं रहते हैं, तब तो आपने देखा होगा लिखुनिया है। चल आगे देखते हैं। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तीन भाइयों की गुफा, त्राइफेयर्स जिसे कहा जाता है, नियो की गुफा, लास्को की गुफा या अल्तामीरा की गुफा? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? लास्को की गुफा में। लास्को की गुफा कहां स्थित है साथियों? लास्को की गुफा कहां है? लास्को की गुफा कहां स्थित है? ये कहां है? दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का हिस्सा है, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का हिस्सा है लास्को की गुफा। लास्को की गुफा। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन, ये दोनों मिलाकर के बनते हैं फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। मार्शल रेबिडेट ने इसकी खोज की थी, मार्शल रेबिडेट ने। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सर्वप्रथम अल्टामीरा के चित्रों की खोज किसने की? मारिया सातोला ने, डी पिरोनी ने, एच ब्रुअल ने या ई रेवियर ने? अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की थी? सही क्या हो जाएगा? मारिया सातोला ने। किसने? मारिया सातोला ने। मारिया सातोला। आगे देखेंगे। रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है? रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम? रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है?
किसी के पास अगर केबीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है तो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, नंबर मेरा लिखा हुआ है नीचे, आप लोग देख लेंगे। किसी के भी पास अगर केबीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, नंबर नीचे लिखा हुआ है। चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, ठीक है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। अगला सवाल देखेंगे, पटुआ चित्र कहां से संबंधित है? पटुआ चित्र कहां से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, लाल घाट या काली घाट? पटुआ चित्र कहां से संबंधित है? पटुआ चित्र कहां से संबंधित है? प्रभात यादव जी आपके पास है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अभी। हाँ, काली घाट, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काली घाट। पटुआ चित्र कहां से संबंधित है? काली घाट से। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्रामीण जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण या महाभारत? हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु। कोली सिंह आर्ट ग्रुप, सर जी हमने पोर्ट्रेट भेजे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, जिन लोगों ने भेजा है अपना कोई पेंटिंग वगैरह, मैं उसको चैनल पर डालूंगा, उनको लिंक भी भेज दूंगा। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल क्या था साथियों? हरिपुरा आप जानते हैं कि एक कांग्रेस का अधिवेशन था और उसमें एक जो है चित्र बनाया गया था, एक पैनल तैयार किया गया था, तो उसका विषय वस्तु क्या था? हाँ बिल्कुल, अधिकतर लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, भारतीय ग्रामीण जीवन, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है ना, भारतीय ग्रामीण जीवन। हरिपुरा पैनल में भारतीय ग्रामीण जीवन को दिखाया गया था, भारतीय ग्रामीण जीवन को दिखाया गया था, बिल्कुल। किसने बनाया था साथियों? ये पैनल किसने तैयार किया था? नंदलाल, नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस ने इसको तैयार किया था, ठीक है ना। नंदलाल बोस ने इसको तैयार किया था। चलो आगे देखेंगे, नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? जितेंद्र नाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, यामिनी राय या अमृता शेरगिल? बताइए, नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? नव बंगाल शैली किसकी देन है? बंगाल शैली साथियों आप सबको पता है किसकी देन है? बंगाल शैली की अगर बात करें, बंगाल शैली को आधुनिक भारतीय कला का जो है आरंभकर्ता माना जाता है, ठीक है ना। इससे पहले जो शैली प्रयोग हो रही थी वो यूरोपीय शैली प्रयोग हो रही थी आधुनिक कला में ना, लेकिन बंगाल शैली में पूर्णतया क्या था, भारतीय पुट इसमें थे। इसमें जो शैली विकसित की गई उसको वास शैली कहा गया। क्या? वास शैली। और ये वास शैली प्रेरित थी जापानी एवं चीनी वास से, लेकिन ये हूबहू वैसी नहीं थी, इसमें कुछ नए प्रयोग किए थे अवनी बाबू ने। किसने? अवन ठाकुर ने। अवन ठाकुर ने, अवनी बाबू ने, अवन ठाकुर ने इसमें कुछ नए प्रयोग किए थे। तो वास शैली
हाँ, वास शैली या बंगाल शैली के जन्मदाता कौन है? वास शैली या बंगाल शैली के जन्मदाता कौन है? अवनी बाबू हैं। कौन है? अवनी बाबू हैं। लेकिन इसमें कुछ नया प्रयोग किया था नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने इसमें टेम्परा का प्रयोग किया। किसका? टेम्परा का। टेम्परा क्या है? रंगने की एक विधि कि रंग में जो है कुछ सीमेंटिंग एजेंट मिला दिया जाए, कुछ चिमकने जो है कुछ चिपकने वाला मिला दिया जाए, तो उसको टेम्परा कहा जाता है। टेम्परा कहा जाता है। तो ये नया प्रयोग किया किसने? नंदलाल बोस ने। और नंदलाल बोस के बाद जितने भी कलाकारों को आप देखेंगे, नंदलाल बोस के बाद जितने कलाकारों को आप देखेंगे, आसिफ कुमार हालदार, छितेंद्र नाथ मजूमदार, शैलेंद्र डे, इन सब लोगों ने भी टेम्परा का प्रयोग किया है। ठीक है ना, इन सब लोगों ने भी टेम्परा का प्रयोग किया है। हाँ, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? नंदलाल बोस की। चलिए आगे देखेंगे। नंदलाल बोस का जन्म कहां हुआ था? नंदलाल बोस का जन्म कहां हुआ था? 24 परगना, शांति निकेतन, कलकत्ता या मुंगेर? नंदलाल बोस का जन्म कहां हुआ था? नंदलाल बोस का जन्म कहां हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म तत्कालीन बंगाल में हुआ था, लेकिन तब बंगाल के अंदर बिहार भी आता था। तो बिहार का ये जिला है मुंगेर, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था जब उनका जन्म हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि बिहार बंगाल से अलग है, आप जानते हैं, आजादी से ही अलग है। तो हाँ, इसलिए अभी ये बिहार का हिस्सा है। मुंगेर में इनका जन्म हुआ था, मुंगेर। चलिए, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? राम किंकर बैच की, नंदलाल बोस की, A.N. टैगोर की या शैलेंद्र नाथ डे की? गांधी की दांडी यात्रा, ये सब कलाकार जो हैं, अवनी बाबू हैं, आसिफ कुमार हालदार हैं, छितेंद्र नाथ मजूमदार हैं, यामिनी राय हैं, नंदलाल बोस हैं, ये सब लोग ऐसे समय में अपने चित्रण की पराकाष्ठा पर थे जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अपना विस्तार कर रहा था। तो इन सब पर गांधी का बड़ा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज्यादा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। तो गांधी की दांडी यात्रा का चित्रण नंदलाल बोस ने किया था। हाँ? नंदलाल बोस ने। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। शिल्प कथा तथा रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता हैं। शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता हैं आसिफ कुमार हालदार, A.N. टैगोर, नंदलाल बोस या राम किंकर बैज? शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक के लेखक हैं। शिल्प कथा और रूपावली। तो ऐसा नहीं है कि नंदलाल बोस बहुत अच्छे चित्रकार ही थे, हाँ, वो लिखते भी बहुत बढ़िया थे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, नंदलाल बोस की ही ये दोनों पुस्तकें हैं, शिल्प कथा एवं रूपावली। ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? नंदलाल बोस की ही। आगे देखेंगे। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता,
शांति निकेतन वीरभूमि, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई या वन स्थली विद्यापीठ जयपुर? नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? नंदलाल बोस का जन्म किस संस्था से सॉरी, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन। बहुत लंबे समय तक इन्होंने शांति निकेतन में पढ़ाया है, अध्यापन का कार्य किया है। इनके गुरु कौन थे? अवनी बाबू। इन्होंने कला शिक्षा किससे प्राप्त किया? अवनी बाबू से प्राप्त किया। हाँ, अवनी बाबू से प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद में ये शांति निकेतन में चले जाते हैं पढ़ाने के लिए, अध्यापन का कार्य करने के लिए चले जाते हैं। और शुरुआत में अगर देखेंगे नंदलाल बोस की जो चित्र है ना, उनकी विषय वस्तु पौराणिक है। क्या है? पौराणिक है। शुरुआती जो उनके चित्र हैं उनकी विषय वस्तु आप देखेंगे तो पौराणिक है। हाँ, क्योंकि उन पर अवनी बाबू का प्रभाव था और अवनी बाबू पर भारतीय पौराणिकता का प्रभाव था। लेकिन जैसे ही ये शांति निकेतन पहुंचते हैं और वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर की शरण में जाते हैं, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की शरण में जाते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर उस वक्त ख्यातिमान कवि थे पूरी दुनिया के। तो कवि, लेखक, ये सब बड़े लिबरल टाइप के होते हैं ना, ये थोड़ा धार्मिकता से हट करके वास्तविकता पर ज्यादा लिखने का प्रयास करते हैं। तो इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसके बाद में आप देखेंगे इनकी विषय वस्तु बदल गई। नंदलाल बोस ने फिर संथालों के चित्र बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने वृक्षारोपण जैसे चित्र बनाए, ठीक है ना, वृक्षारोपण, अरहर का पौधा, ऐसे सामान्य जो है चीजों के चित्र बनाने उन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो ये प्रभाव था शांति निकेतन का गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो नंदलाल बोस का नाम शांति निकेतन के साथ जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैलोज मुखर्जी? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कला चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। हाँ, और पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार भी थे, पद्म विभूषण। बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे। नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1918 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या 1927 ईस्वी में? नंदलाल बोस ने बाघ गुफा की प्रतिलिपि कब तैयार की? नंदलाल बोस ने बाघ गुफा की प्रतिलिपि कब तैयार की? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपि तैयार की। बाघ गुफा की प्रतिलिपि तैयार की। और इसमें इनके सबसे बड़े सहायताकार कौन थे? आसित कुमार हालदार। आसित कुमार हालदार। जो इन्होंने प्रतिलिपि तैयार की थी वो कहां पर संरक्षित है? गुजरी महल में। गुजरी महल। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। 1921।
शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती है? शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती है? चित्रकला, पॉटरी, मूर्तिकला या व्यवसायिक कला? शांति निकेतन में किस कला की पढ़ाई नहीं होती है? शांति निकेतन में किस कला की पढ़ाई नहीं होती है? व्यवसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इन सब की पढ़ाई होती है, तो इसीलिए चूंकि नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, व्यवसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। चलिए आगे देखेंगे। राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा कहां प्राप्त की? ये शिक्षा होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। हाँ, राम किंकर बैज ने कला शिक्षा कहां प्राप्त की? शांति निकेतन से, श्री निकेतन से, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से या बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से? राम किंकर बैज ने कला शिक्षा कहां प्राप्त की? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? शांति निकेतन से। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, शांति निकेतन। शांति निकेतन। चलिए आगे देखेंगे। राम किंकर बैज का जन्म कहां हुआ था? राम किंकर बैज का जन्म कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में या मुंबई में? राम किंकर बैज का जन्म कहां हुआ था? बताइए फटाफट। तो ये सभी गलत है। हाँ, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंगाल। राम किंकर बैज का जन्म कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? निम्न में से कौन मूर्तिकार है? एम.एफ. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, अनुपम सूद या राम किंकर बैज? निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? तो एम.एफ. हुसैन चित्रकार है, रणवीर सिंह बिष्ट भी चित्रकार है, अनुपम सूद प्रिंट मेकर है, राम किंकर बैज क्या है? मूर्तिकार है, स्कल्पचर आर्टिस्ट। राम किंकर बैज क्या है? मूर्तिकार है। राम किंकर बैज। आगे देखेंगे। राम किंकर बैज के गुरु थे। राम किंकर बैज के गुरु थे यामिनी राय, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन या इनमें से कोई नहीं? राम किंकर बैज के गुरु थे। हमारे साथ श्री रघुनाथ जी, किस बात की चिंता हमें, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता हमें।
राम किंकर बैज के गुरु थे यामिनी राय, नंदलाल बोस, एम एफ हुसैन या इनमें से कोई नहीं। यामिनी दादा नहीं होंगे, नंदलाल बोस सही आंसर है, बाकी सब गलत है। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। चलिए आगे देखते हैं। राम किंकर बैज थे चित्रकार, साहित्यकार, मूर्तिकार या कवि? बड़ा सिंपल सा सवाल है। चित्रकार, साहित्यकार, मूर्तिकार या कवि क्या थे? बहुत ही सिंपल है, क्या थे वो? मूर्तिकार थे। राम किंकर बैज क्या थे? मूर्तिकार थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मूर्तिकार। रविंद्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? नृत्य कला को, चित्रकारी को, सितार वादन को या तबला वादन को? रविंद्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? चित्रकला, नृत्य कला, सितार वादन या तबला? क्या हो जाएगा? चित्रकारी। इन्होंने अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में चित्रकारी करना प्रारंभ किया और गजब के चित्र बनाए, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं कि आदमी 60 साल के बाद में क्या करेगा, वो पेंशनर हो जाता है, बैठा रहता है, कुछ नहीं। 60 साल के बाद इन्होंने चित्रकारी करना प्रारंभ किया और उसमें भी श्रेष्ठ। ये दिखाता है कि इंसान किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब उसके अंदर हुनर होना चाहिए। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जितना। पूरी दुनिया नतमस्तक थी जिसके सामने। जब अंग्रेजों को ये गुमान था कि ये भारतीय, इनको क्या आता है, तब उनको मजबूरी में नोबेल पुरस्कार देना पड़ा। क्या करते, उससे बेहतर कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं गया था उस टाइम पर, तो नोबेल पुरस्कार उनको देना पड़ा गीतांजलि को। नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्ष यक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? डीपी राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, राम किंकर बैज या इनमें से कोई नहीं। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्थापित है, हाँ, और उसके दिल्ली वाले शाखा में किसने बनाया है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने, प्रदोष दास गुप्ता ने या राम किंकर बैज ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? राम किंकर बैज। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? डीपी राय चौधरी, एएन टैगोर, राम किंकर बैज या एमएफ हुसैन? टैगोर का व्यक्ति चित्र, यहां टैगोर से तात्पर्य गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से है। किसने बनाया? राम किंकर बैज ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राम किंकर बैज। राम किंकर बैज। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? नहीं शब्द पर ध्यान देना। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है?
चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कवि। रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार या कवि। तो भैया ये दोनों में तो ये बहुत पारंगत व्यक्ति थे। हाँ, चित्रकला अभी आपने देखा कि उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था अपने जीवन के आखिरी दौर में। मूर्तिकार वो नहीं थे, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। मूर्तिकार नहीं थे। चलो भला कुछ बचा तो उनसे। जी। निम्नलिखित में से कौन अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है? अवनी बाबू यानी कि अवनींद्र नाथ टैगोर, या नंदलाल बोस, छतीन नाथ मजूमदार, या डीपी राय चौधरी। निम्नलिखित में से कौन अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है? शहनाज अमीन कह रही हैं कि मुझे भी लिखने का शौक है। बिल्कुल, लिखना बहुत जरूरी है, सबको लिखना चाहिए। सृजनात्मकता इंसान को बहुत परिष्कृत करती है। आप जो कुछ कहना चाहते हो ना, किसी भी माध्यम में कह पाते हो, वो आपको सबसे धनी व्यक्ति बनाता है। पैसे के मामले में नहीं, व्यक्तित्व के मामले में। हाँ, कई बार पैसा भी उससे मिलने लगता है, लेकिन लिखना जरूर चाहिए इंसान को। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी घूम रहे हैं, 2 लाइन लिखने को कह दो तो उनका सर का पसीना पैर तक आता है। कहना आसान नहीं है, अभिव्यक्त करना आसान नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को लिखने का शौक है लिखिए, और जो भी लिखते हैं हमको भी शेयर किया करिए, हम भी पढ़ेंगे। अच्छा लगेगा तो शेयर भी करेंगे। तो जो लोग भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं बस। निम्नलिखित में से कौन अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। अबन ठाकुर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिल्कुल सिंपल सवाल है, अवनींद्रनाथ टैगोर। कुछ लोग गलत आंसर कर रहे थे, सही कर लीजिए अपने आप को। हम्म, चलिए। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1901 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, या 1921 ईस्वी में? संगीता देवी सर, मैं कचौरी बना रही हूँ और आपकी क्लास देख रही हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। कचौरी बनाइए, सबको खिलाइए प्यार से, क्लास भी देखिए। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सबसे पहले शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? 1901 ईस्वी में। और इसमें कला भवन की स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? विमूर्त, बंगाल, मुगल, या कंपनी शैली? तो बंगाल शैली के तो ये पितामह थे। ऑप्शन बी यहीं पर सही हो जाएगा।
बंगाल से ली। आगे देखेंगे, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी हमने कोइंसिडेंटली थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बी शांताराम, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। कब दिया गया था, 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में इनको दिया गया था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि। गीतांजलि का चित्रण किसने किया था, नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस, इसके चित्रण का काम किसने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। उन्नीस सौ 13 में गीतांजलि के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि का चित्रण नंदलाल बोस ने किया था। चलिए, अरहर का पौधा किसकी पेंटिंग है। अरहर का पौधा किसकी पेंटिंग है, नंदलाल बोस, आसिफ कुमार हालदार, अवनी बाबू, गगनेंद्र नाथ टैगोर। बताइए, अरहर का पौधा किसकी पेंटिंग है। अरहर का पौधा किसकी पेंटिंग है। अरहर का पौधा किसका है, नंदलाल बोस का है। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, नंदलाल बोस।